हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला, अर्थात हम मुगल कालीन चित्रकला के बारे में समझेंगे। दोस्तों समझना, जो मुगल शासक थे इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इस्लाम धर्म के अनुसार जीव जंतु का या मानव का चित्र नहीं बना सकते या चित्र बनाना गुनाह है। जीव जंतु या मानव का चित्र बनाना गुनाह है, क्योंकि दोस्तों इस्लाम धर्म में कहा गया है अगर आप जीव जंतु और मानव का चित्र बनाते हैं तो कयामत के दिन आपको उसके अंदर जान डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? जान डालनी पड़ेगी। इसलिए चित्र बनाने गुनाह है। लेकिन दोस्तों समझना, अगर हम सल्तनत काल की बात करें और मुगल काल की बात करें, अगर हम सल्तनत काल की बात करें, मुगल काल की बात करें, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए थे वे फूल पत्तियों के चित्र बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों समझना, हम अकबर की बात करें, किसकी बात करें? अकबर की बात करें। अकबर ने ये कहा था, जो चित्रकला से नफरत करता है, जो चित्रकला से नफरत करता है, मैं उससे नफरत करता हूँ। क्योंकि अकबर ने यह भी कहा था, चित्रकला, जब एक चित्रकार एक मानव का चित्र बनाता है, हूबहू एक मानव की तरह चित्र बना देता है, लेकिन दोस्तों इससे ये भी पता चलता है कि कोई ना कोई तो है इस धरती पर जो धरती को चला रहा है, कोई ना कोई तो है जो इस धरती को चला रहा है। क्योंकि मानव का चित्र सेम बना देते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। इससे हमें यह भी एहसास होता है कि अल्लाह है। ये किसने कहा? अकबर ने। इससे हमें यह भी एहसास होता है कि अल्लाह है जो इस धरती को चला रहा है। तो दोस्तों आज हम चित्रकला के बारे में समझेंगे। अगर हम जहांगीर की बात करें, जहांगीर चित्रकला में इतने निपुण थे कि जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में कहा है, अगर मेरे सामने एक चित्र लाया जाए, उसका अलग अलग भाग अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो, तो मैं ये बता सकता हूं कौन से चित्रकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। तो दोस्तों इतना जानता था चित्रकला के बारे में। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों चित्रकला के बारे में हम बाबर से लेके औरंगजेब तक के शासन काल के बारे में समझेंगे। कैसे कैसे चित्रकला का उदय होता है, कौन कौन से चित्रकार थे, क्या क्या उपाधियां दी थी, कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बाबर से। यूं तो दोस्तों बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला था, क्योंकि 1526 से 1530 तक का समय था, ज्यादा समय नहीं था। 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की। लेकिन दोस्तों बाबर के दिमाग में यह हमेशा चलता था कि जो चित्रकला है एक बहुत अच्छी चीज है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भी लिखा था, बाबरनामा में भी लिखा था। किसका उल्लेख किया था? बिहजाद का उल्लेख किया था, जिसे पूरब का राफेल कहा जाता है। तो दोस्तों हम बाबर से ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है। समझना दोस्तों, मुगल चित्रकला। सबसे पहले दोस्तों हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर को दोस्तों 1526 से 1530 तक का समय मिला था, ज्यादा समय नहीं था, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बाबर की बात करें, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी लिखी थी, तुझके बाबरी। इस तुझके बाबरी में दोस्तों बाबर ने उल्लेख किया था किसका? बिहजाद का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? बिहजाद का उल्लेख किया था, ठीक है ना। दोस्तों समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाबर थे वो चित्रकला के बारे में नहीं जान रहे थे। चित्रकला के बारे में जानते थे, लेकिन समय बहुत कम था। जब चित्रकला के बारे में जानते थे तभी तो बिहजाद का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में, ठीक है ना। दोस्तों समझना, इस बिहजाद को पूरब का राफेल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? राफेल कहा जाता है, पूरब का राफेल कहा जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें, पूरब का राफेल कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न ये भी उठता है कि ये राफेल कौन था? यहां पर प्रश्न ये भी उठता है, जो ये राफेल नाम आ रहा है, ये राफेल कौन था? ठीक है ना, समझना दोस्तों, ये जो राफेल जो नाम है, ये दोस्तों इटली के चित्रकार थे। कहां के चित्रकार थे? इटली के चित्रकार थे। इन्होंने दोस्तों ईसा मसीह की मां मेडोना का चित्र बनाया था। मेडोना का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था दोस्तों? मेडोना का चित्र बनाया था राफेल ने। अगर दोस्तों हम विश्व इतिहास की बात करें, अगर हम पुनर्जागरण की बात करें, तो दोस्तों उसमें राफेल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। राफेल से जो तुलना की है, किसकी की है? बिहजाद की है। और इसी बिहजाद का जो उल्लेख किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में किया है। समझना, इससे हमें यह पता चलता है कि बाबर को समय ज्यादा नहीं मिला था। अगर बाबर को समय मिलता तो बाबर चित्रकला से संबंधित कोई ना कोई चित्रकला से संबंधित कोई ना कोई विभाग बनाते। क्या बनाते? कोई ना कोई विभाग बनाते और चित्रकला को बढ़ावा देते। ये जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों बाबर भारत में चित्रकला से संबंधित ज्यादा योगदान नहीं दे पाते हैं और बाबर के समय चित्रकला विभाग या चित्रकला की भारत में स्थापना नहीं होती है। किसके समय? बाबर के समय नहीं होती है, ठीक है ना। अर्थात जो बाबर था, बाबर के समय मुगल शासकों में चित्रकला का उदय नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? हम करते हैं हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का आपने नाम सुना होगा, हुमायूं। किसका नाम? हुमायूं। हुमायूं, ठीक है ना। समझना दोस्तों, हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी, ठीक है ना। अब समझना दोस्तों हुमायूं, ठीक है दोस्तों। हुमायूं की हम शासनकाल की बात करें, 1530 से 1540 तक का शासन प्रथम शासनकाल रहता है। क्या रहता है? प्रथम शासनकाल रहता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1540 से 1555 तक इधर उधर भटकते रहते हैं। 55 में सरहिंद के युद्ध के बाद अधिकार कर लेते हैं और दोस्तों और ये 56 तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों? 56 तक रहता है, ठीक है ना। 56 तक रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हुमायूं इस समय हुमायूं ने चित्रकला से संबंधित कोई जोर नहीं दिया था। ये हुमायूं का दूसरा समय है, ठीक है ना। इस समय दोस्तों हुमायूं कहां चले जाते हैं दोस्तों? हुमायूं चले जाते हैं फारस चले जाते हैं, अर्थात ईरान चले जाते हैं। हुमायूं कहां चले जाते हैं? ईरान, ठीक है ना। दोस्तों हम बात करें, हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। हुमायूं का साथ कामरान, अस्करी और हिंदाल, जो हुमायूं के 3 भाई थे, ठीक है ना, क्योंकि हुमायूं हर 4 भाई थे टोटल। हुमायूं के पिता बाबर ने कहा था कि बेटा अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने भाइयों को भी साम्राज्य का हिस्सा देना। तो हुमायूं ने अपना साम्राज्य का विभाजन किया था और वो विभाजन ही हुमायूं के लिए बहुत बेकार पड़ा था और इसी वजह से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना। इसके बाद हुमायूं कहां चले जाते हैं? ईरान चले जाते हैं, ठीक है ना। अब हुमायूं ईरान से फारस से, ठीक है, फारस से
अब फारस जाने के बाद फारस से 2 चित्रकार लेकर आते हैं। कितने चित्रकार लेकर आते हैं? 2, ठीक है ना। नंबर 1 है दोस्तों अब्दुस्समद, नंबर 2 है मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है ना। 2 चित्रकार लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब्दुस्समद और मीर सैयद अली 2 चित्रकार लेकर आते हैं ईरान से, ठीक है ना। अब आप ये भी समझना, ठीक है ना, अब आप ये भी समझना, जो हुमायूं चित्रकार लेकर कहां से आ रहे हैं? ईरान से लेकर आ रहे हैं। तो हुमायूं के शासनकाल में जो चित्रकला पर जो प्रभाव जो दिखाई देगा वो कहां का देगा? ईरान का देगा। कहां का देगा? फारस, ईरान का देगा। क्यों? क्योंकि भाई जो चित्र बनाने वाले हैं वो ईरान के हैं, इसलिए किसका प्रभाव दिखाई देगा? ईरानी प्रभाव दिखाई देगा। ये सोचने की बात होती है, ये रटने की बातें नहीं होती हैं। ये बहुत सी चीजें होती हैं, ये आपको किताब में बिल्कुल नहीं मिलती हैं। आप सोचते हैं कि किताब में से रट लें हर चीज को, नहीं, रटा नहीं जाता है। ये समझने की चीज होती है। भाई जब फारस के चित्रकार हैं तो फारसी चित्र बनाएंगे तो फारसी प्रभाव दिखाई देगा। कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? फारसी प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब्दुस्समद और कौन है? मीर सैयद अली, ठीक है ना। ये जो दोस्तों जो अब्दुस्समद है ये बहुत अच्छा चित्रकार था। इसे दोस्तों इसे शीरी कलम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और दोस्तों मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। असरार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? नादिर उस असरार की उपाधि दी थी, ठीक है ना। यहां पर और भी समझना, ये जो मीर सैयद अली है ये दोस्तों कवि भी था। क्या था? कवि भी। क्या था? कवि भी था, ठीक है ना। और भी समझना, जो ये मीर सैयद अली है ये दोस्तों बिहजाद का शिष्य है। बिहजाद का शिष्य है। किसका शिष्य है दोस्तों? ये है बिहजाद का शिष्य है। ये उसी बिहजाद का शिष्य है जिसे पूरब का राफेल कहा जाता था। उसी का शिष्य है जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया था, ठीक है ना। अब आगे समझना। इसके बाद दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों हमजा नामा की रचना प्रारंभ होती है। हमजा नामा की रचना प्रारंभ होती है। किसके शासनकाल में होती है दोस्तों? हुमायूं के शासनकाल में हमजा नामा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमजा जो नाम है ये पैगंबर साहब के चाचा का नाम है। उसी के नाम के आधार पर उसके खिस्से, उसकी वीरता से संबंधित चित्र बनाए गए थे, ठीक है ना, हमजा नामा। अब दोस्तों इसकी बात करें तो मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में चित्र बनाए गए। किस चित्र बनाए गए? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो हमजा नामा है इसके चित्र किसके पर्यवेक्षण में या किसके नियंत्रण में बनाए गए थे? तो समझना दोस्तों, जिसके नियंत्रण में बनाए गए थे वो मीर सैयद अली के नियंत्रण में बनाए गए थे, ठीक है ना। अगली बात दोस्तों, इसमें जो चित्र हैं, इसमें चित्र हैं 1200 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 1200। और दोस्तों 12 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। प्रत्येक भाग में कितने कितने चित्र हो गए? 100 चित्र हो गए। कितने हो गए? 100 चित्र हो गए, ठीक है ना। और दोस्तों 100 चित्र हो गए। 17 इसकी जिल्द हैं। क्या हैं? जिल्द हैं 17, ठीक है ना। और दोस्तों जो लेनिन का जो कपड़ा होता है, लेनिन कपड़े पर ये चित्र बनाए गए हैं, हमजा नामा, ठीक है ना। अगली बात है, जो ये हमजा नामा में
जो लेख लिखे गए हैं या जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह दोस्तों अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों जो ये हमजा नामा है, ठीक है ना, इसकी रचना जो पूर्ण होती है, रचना पूर्ण होती है वो होती है अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में पूर्ण होती है? वे अकबर के शासनकाल में पूर्ण होती है, ठीक है ना। ये जो रचना जो प्रारंभ कराई गई थी वे हुमायूं के शासनकाल में, और जो पूर्ण होती है वह अकबर के शासनकाल में होती है, ठीक है ना। समझना दोस्तों, एक बार समझना, हम हुमायूं की बात करें, हुमायूं फारस से 2 चित्रकार लेकर आए थे। कहां से? फारस से लेकर आए थे। अब्दुस्समद, ठीक है, अब्दुस्समद जिसे शीरी कलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, जो, और इसके बाद दोस्तों मीर सैयद अली जिसे नादिर उल अशरार की उपाधि दी गई थी, और ये कवि भी थे। क्या थे दोस्तों? कवि भी थे। अगली बात, ये जो मीर सैयद अली है ये बिहजाद का शिष्य था। किसका शिष्य था? बिहजाद का शिष्य था, ठीक है ना। हमजा नामा की रचना जो प्रारंभ की जाती है वे हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ की जाती है, और जो अंतिम जो रचना होती है, पूरी होती है, वो अकबर के शासनकाल में होती है। किसके नियंत्रण में की जाती है? वे दोस्तों मीर सैयद अली के नियंत्रण में की जाती है। किसके में? मीर सैयद अली के नियंत्रण में की जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है हुमायूं के बारे में, ज्यादा समय मिला नहीं। और दोस्तों इसकी चित्रकला पर कहाँ का प्रभाव है? फारस का प्रभाव है। कहाँ का प्रभाव है? फारस का प्रभाव है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कौन सा है? हुमायूं के बाद अकबर है, और अकबर की चित्रकला में भारत का प्रभाव दिखाई देता है। और उस समय 17 चित्रकारों में जो सबसे ज्यादा जो चित्रकार थे वो हिंदू थे। दशवंत और बसवन की हम बात करें, बसावन की बात करें, वे दोस्तों वो अकबर के ही राज दरबार में थे, जो एक अग्रणी और सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों में जिनका नाम शामिल है। अब हम अकबर के बारे में समझते हैं। अकबर, अकबर जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी, ठीक है ना। नंबर 1 दोस्तों हम बात करते हैं आईने अकबरी की, हम बात करते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम हैं। कितनों के? 17 चित्रकारों के नाम है, ठीक है ना। अब इन 17 चित्रकारों की हम बात करें दोस्तों, 2 चित्रकार पहले से ही थे। नंबर 1 है अब्दुस्समद, इसके बाद नंबर 2 है मीर सैयद अली, ठीक है ना। इनके अलावा दोस्तों कितने चित्रकार बच जाएंगे? 15 चित्रकार बच जाएंगे। कितने चित्रकार बच जाएंगे? इनके अलावा 15 चित्रकार बच जाएंगे, ठीक है ना। अब हम 15 चित्रकार बाकी, कितने रह जाएंगे बाकी? 15 चित्रकार बाकी हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, अब समझना, दशवंत, ठीक है ना, दशवंत, ये दोस्तों एक कहार के बेटे थे। किसके बेटे थे? कहार के बेटे थे, ठीक है, दशवंत, ठीक है। ये दोस्तों अग्रणी चित्रकार थे। क्या थे? अग्रणी चित्रकार, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसे टकसाल का अध्यक्ष भी बनाया गया था।
किसका, टकसाल का अध्यक्ष भी इसे बनाया गया था, ठीक है ना। और दोस्तों दशवंत ने 1584 ईस्वी में, एक बात समझना, इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है, कौन से चित्रकार थे जिन्होंने पागल होने की अवस्था में आत्महत्या कर ली थी, जिन्होंने पागल होने की अवस्था में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। तो दोस्तों उसमें जो नाम आएगा वो नाम किसका आएगा, वो दशवंत का नाम आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। कब कर ली दोस्तों, 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। इसके बाद नंबर दूसरा है दोस्तों बसावन। जो बसावन है यह दोस्तों समझना, इसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहा जाता है दोस्तों बसावन का, ठीक है। और जो बसावन का और दशवंत का चित्रकला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। और बसावन के बाद बसावन का पुत्र भी चित्रकार बनता है जिसका नाम था महेश, नाम था जिसका, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें चित्रकला विभाग का अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष। अगर हम बात करें चित्रकला विभाग का जो अध्यक्ष, चित्रकला विभाग की स्थापना की थी अकबर ने, और जो इसका अध्यक्ष बनाया था वो किसको बनाया था, अब्दुस समद को अध्यक्ष बनाया था। क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं कौन कौन से चित्रकार थे। और चित्रकार थे, केशव भी चित्रकार थे। कौन, केशव चित्रकार थे, ठीक है ना। केशव के बाद हम बात करें राम भी चित्रकार इसी के राज दरबार में थे। मिश्किन की हम बात करें, जो मिश्किन थे, मिश्किन भी इसी के राज दरबार में थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मिश्किन के बाद हम बात करें, एक भगवान नामक चित्रकार भी था, वो भी अकबर के ही राज दरबार में था। हरवंश जो एक चित्रकार था वो भी इसी के राज दरबार में था। कौन, हरवंश जो चित्रकार थे वो भी इसी के, ये थे जो अकबर के एक मुख्य चित्रकार थे। अब मिश्किन के बारे में थोड़ा समझ लें। ये पाश्चात्य चित्रकला से प्रभावित थे। कौन सी चित्रकला से प्रभावित थे दोस्तों, ये पाश्चात्य चित्रकला से प्रभावित थे। पाश्चात्य जो चित्रकला थी उससे प्रभावित थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे, जो अकबर ने जो किया था, आपने रज्मनामा का नाम सुना होगा। किसका, रज्मनामा। रज्मनामा, ये दोस्तों जो रज्मनामा है ये है महाभारत का ही नाम है। किसका नाम है, महाभारत का नाम है, ठीक है ना, महाभारत का। अब दोस्तों जो ये रज्मनामा है इसमें क्या किया गया था, इसमें चित्र बनाए गए थे। रज्मनामा में महाभारत के चित्र बनाए गए थे, युद्ध से संबंधित, बाकी और भी चित्र बनाए गए थे, ठीक है ना। अब हम बात करें किसके पर्यवेक्षण या हम कहें नियंत्रण में चित्र बनाए गए थे। इसका ये बनाए गए थे दोस्तों शरीफ खान। क्या नाम है, शरीफ खान। शरीफ खान के नियंत्रण में चित्र बनाए गए थे, शरीफ खान, ठीक है ना। आगे समझना, जो ये रज्मनामा है इसमें दोस्तों बसावन ने भी चित्र बनाए थे। किसने, बसावन के चित्र प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। किसके चित्र प्राप्त होते हैं, बसावन के चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसमें
इसकी दोस्तों जो प्रस्तावना, हम बात करें प्रस्तावना, इसकी जो प्रस्तावना जो लिखी थी वह दोस्तों अब्बुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। प्रस्तावना किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने। ठीक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना किसने लिखी, किसके नियंत्रण में पर्यवेक्षण में चित्र बनाए गए थे? शरीफ खां में। ठीक है ना, आगे समझना दोस्तों। एक है फारूक जो चित्रकार है, फारूक का कोई चित्र प्राप्त नहीं होता। अब समझना, यहां पर आप चित्र सबके प्राप्त होते हैं, लेकिन चित्र किसका प्राप्त नहीं होता? फारूक का इस पर कोई चित्र प्राप्त नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? फारूक वाला, क्योंकि इस पर फारूक का चित्र प्राप्त नहीं होता है। जो फारूक बेग थे उसका इस पर कोई चित्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, और आगे समझना दोस्तों। पहली बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि प्रयोग किसका किया गया है? पहली बार का किया गया है। किसका किया गया है? पहली बार का किया गया है। ठीक है ना, पहली बार बसावन के चित्र पर हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। अब समझना, पहली बार चित्र के नीचे जो हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं वो किसके प्राप्त होते हैं दोस्तों? बसावन के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं पहली बार। और अब आप ये भी समझना, जो ये हस्ताक्षर वाला जो सिस्टम है, जैसे चित्र है, चित्र के नीचे इंसान अपना हस्ताक्षर कर देता है, भाई पता चल जाता है भाई किसने चित्र बनाया है। ठीक है ना, तो ये हस्ताक्षर के बारे में जो पहली बार जो जानकारी प्राप्त होती है वे किससे प्राप्त होती है? रज्मनामा से होती है। किससे होती है? रज्मनामा से होती है। और उस पर जो हस्ताक्षर जो सबसे पहले किए थे वो किसने किए थे दोस्तों? बसावन ने किए थे। किसने किए थे? बसावन ने किए थे सबसे पहले उस पर हस्ताक्षर। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर तो दोस्तों अकबर ने चित्रकला पर भारतीय संस्कृति को अपनाया। समझना, चित्रों में जो भारतीय जो संस्कृति को जो अपनाया था वो अकबर ने अपनाया था, क्योंकि हुमायूं को ज्यादा समय नहीं मिला था। और जो ये अब्दुस समाद मीर सैयद अली थे, ये हुमायूं के समय जो चित्रकार थे, ये कहां से आए थे? फारस से आए थे। ठीक है ना, यहां पर दोस्तों आप ये भी समझना, जो ये अब्दुस समद है, कौन है? अब्दुस समद। ठीक है ना, इसे अकबर ने भी, अब्दुस समद को हुमायूं ने भी सीरी कलम की उपाधि दी थी। और दोस्तों अकबर ने भी सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसके लिए दी थी दोस्तों? अब्दुस समद के लिए। ठीक है ना, और अब्दुस समद को ही चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बनाया था। किसका बनाया था? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है ना, और दोस्तों समझना, अकबर ने यह भी कहा था, जो चित्रकला को गलत मानते हैं, जो चित्रकला से नफरत करते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूं। और अकबर ने एक बात यह भी कही थी, चित्रकला से हमें ईश्वर अल्लाह की ताकत का अंदाजा होता है, क्योंकि एक चित्रकार होता है, एक मानव की तरह हूबहू उसका चेहरा बना देता है, उसकी तरह बना देता है, लेकिन जब जान डालने की बात आती है तो कोई चित्रकार उसके अंदर जान नहीं डाल पाता। क्या नहीं डाल पाता? जान नहीं डाल पाता, जिससे पता चलता है जो अल्लाह है वे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इससे ये भी जानकारी मिलती है, अकबर ने कहा था। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों, जिसे चित्रकला का सुवर्ण काल कहा जाता है, अब हम समझेंगे उसके बारे में। समझेंगे किसके बारे में दोस्तों? हम समझेंगे जहांगीर के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे दोस्तों? हम समझेंगे जहांगीर के बारे में समझेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों अब है हमारा जहांगीर के समय की चित्रकला। जहांगीर,
अगर दोस्तों हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है ना दोस्तों, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। समझना दोस्तों, जहांगीर ने तुझु के जहांगीरी में फरमाया है या कहा है, अगर एक चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो तो मैं ये बता सकता हूं कौन से चित्रकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। और दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में प्रभामंडल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। चित्रों पर प्रभामंडल बनाया गया था और जहांगीर के शासनकाल में मानव के चित्र सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल में महिला भी चित्रकार हुई है। कौन हुई है? महिला भी चित्रकार हुई है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि जहांगीर के समय के चित्रकारों के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। चित्रकार उस्ताद मंसूर, ठीक है ना। सबसे पहले हम उस्ताद मंसूर के बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। उस्ताद मंसूर की बात करें, इन्हें दोस्तों नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। दोस्तों, उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण थे। किसमें? ये दोस्तों फूल पत्तियां के चित्र बनाते थे। कौन? दोस्तों उस्ताद मंसूर, ठीक है ना। उस्ताद मंसूर का एक बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, उस्ताद मंसूर ने एक साइबेरियन सारस का चित्र भी बनाया था। किसका बनाया था? साइबेरियन सारस का चित्र भी बनाया था उस्ताद मंसूर ने, ठीक है। उस्ताद मंसूर दोस्तों बंगाल का एक फूल था, उसका चित्र भी बनाया था। कहने का मतलब है फूल पत्तियों के चित्र बनाने में उस्ताद मंसूर निपुण थे और उन्हें दोस्तों किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल असरार की उपाधि दी थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें अब्बुल हसन। हम बात करें अब्बुल हसन की। हम बात करें अब्बुल हसन, ये दोस्तों आगा रजा का पुत्र था। ये दोस्तों अब्बुल हसन मानव का चित्र बनाने में निपुण थे। किसका चित्र बनाने में? मानव के चित्र बनाने में निपुण थे। इन्हें दोस्तों नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। इन्हें दोस्तों नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी अब्बुल हसन के लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें तुझु के जहांगीरी की। हम बात करें तुझ के जहांगीरी की, जो मुख्य पृष्ठ पर चित्र बनाए गए थे वह दोस्तों अब्बुल हसन ने ही चित्र बनाए थे। ये 13 वर्ष की अवस्था में ही दोस्तों एक अच्छे चित्र बनाने लग गए थे। ये आगा
रजा का पुत्र था। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है, आगा रजा कौन था? आगा रजा कौन था? ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में शामिल होते हैं। चित्रकला जो विभाग बनाया था, विभाग आगरा, चित्रकला जो विभाग जो बनाया था जहांगीर ने, उसका अध्यक्ष बनाया था। किसको बनाया था? आगा रजा खां को बनाया था। उसी का पुत्र था दोस्तों अब्बुल हसन। कौन था दोस्तों? अब्बुल हसन, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बिशन दास की बात करें। किसकी बात करते हैं? बिशन दास। दोस्तों बिशन दास ये दोस्तों अग्रणी चित्रकार थे या सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में शामिल थे। दोस्तों बिशन दास को फारस भेजा गया था। फारस के शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाए थे। किसका चित्र बना के लाए थे? शाह अब्बास का चित्र बनाकर लेके आए थे बिशन दास। एक बहुत अच्छा चित्रकार था बिशन दास, और इस बिशन दास का भी एक बहुत अच्छा नाम है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, एक था दोस्तों दौलत। ये दोस्तों फारूक बेग का शिष्य था। किसका शिष्य था? ये फारूक बेग का शिष्य था, जिसका नाम था दौलत ने दोस्तों उस्ताद मंसूर, अब्बुल हसन इनके दोस्तों चित्र बनाए थे। अगली बात यह है, दौलत ने पानी में अपनी परछाई को देखकर चित्र बनाए थे। परछाई को देखकर चित्र बनाए थे, ठीक है ना। एक दोस्तों और भी था जहांगीर के राज दरबार में, मनोहर था। ये दोस्तों बशावन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये बशावन के पुत्र थे, जो अकबर के राज दरबार में था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, जहांगीर के राज दरबार में महिला भी चित्रकार हुई है। कौन हुई है दोस्तों? महिला भी चित्रकार हुई हैं, जिनका नाम है शाइफा बानो, रुकिये में बानो, और एक है नादिरा बानो, ठीक है ना, बानो। ये दोस्तों तीनों चित्रकार क्या हैं? चित्रकार हैं। इस प्रश्न को आप एक बार और समझना। ये दोस्तों राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था प्रश्न। शाइफा बानो, रुकियम बानो और नादिरा बानो कौन थे? ये दोस्तों चित्रकार थे। किसके राज दरबार में थे? ये जहांगीर के राज दरबार में थे, और उस समय अक्सर लोगों ने इसे गलत किया था, ठीक है ना। यह है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। और एक बात मैं आपको बता चुका हूं, प्रभा मंडल बनाया जाता था चित्रों पर। क्या बनाया जाता था? प्रभा मंडल बनाया जाता था चित्रों पर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फारूक बेग को भी थोड़ा समझ लेना। फारूक बेग, इस फारूक बेग को दोस्तों बीजापुर भेजा था। बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाकर लाया था। क्या लाया था? चित्र बनाकर लाया था फारूक बेग। और एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। फारूक बेग बीजापुर के आदिल शाह के चित्र बना के लेकर आए थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, और जहांगीर के बाद धीरे धीरे चित्रकला का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, और लास्ट में औरंगजेब के समय तो दोस्तों बिल्कुल ही क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं शाहजहां।
शाहजहां। शाहजहां दोस्तों, शाहजहां की हम बात करें शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी, ठीक है ना। इसके शासनकाल में दोस्तों फकीर उल्लाह और इसके बाद मीर हाशिम और दोस्तों नादिर शमरकंदी ये थे दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों शाहजहां ने सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है किसका? स्थापत्य कला का। चित्रकला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था शाहजहां ने, स्थापत्य कला पर दिया था, ठीक है ना। लेकिन समझना, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रभामंडल की हम बात करें, प्रभामंडल का सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों, अगर हम बात करें प्रभामंडल का जो सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया था वे दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद दोस्तों आ जाता है औरंगजेब। कौन आ जाता है? औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब दोस्तों, हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब का मानना यह था जो जनता का जो रुपए है, खून पसीने का जो रुपए है, इसे चित्रकला पर, फालतू चीजों पर क्यों खर्च करे। शाहजहां से भी कहा था औरंगजेब ने, जब स्थापत्य कला बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा था उस समय कहा था, ए शाह, ये गरीब जनता का रुपए है, इसे पानी की तरह खर्च ना किया जाए, ये कहा था औरंगजेब ने। और औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वहां से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपके जुड़ते हैं। जब औरंगजेब के समय जब पतन होना प्रारंभ होता है तो कौन सी चित्रकला? औरंगजेब, समझना, औरंगजेब हम बात करते हैं 1658 से 1707 ईस्वी, ठीक है ना। औरंगजेब, इस समय क्या होता है दोस्तों? पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो चित्रकार हैं, अब मुगल राज दरबार में उनके लिए काम नहीं रहा तो ये छोटे छोटे राज्यों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों क्षेत्रीय चित्रकला का उदय, अगर हम दोस्तों बात करें जो क्षेत्रीय चित्रकला का जो उदय होगा वो औरंगजेब के शासनकाल में होगा। क्योंकि दोस्तों अपने रोजगार के तलाश में मुगल राज दरबार छोड़कर बाहर जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, वहां के शासक उन्हें रखेंगे तो वो भी चित्रकला से प्रभावित होंगे, चित्रकला को महत्व देना प्रारंभ करेंगे। और औरंगजेब के समय जो राज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, वहां पर भी चित्रकला का उदय होता है। एक बार की बात थी दोस्तों, औरंगजेब महल में ऊपर थे, नीचे से एक अर्थी तैयार कर रखी थी तो उसको निकाल रहे थे चित्रकार। तो औरंगजेब ने पूछे, भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चित्रकला का पतन हो गया है, इसे दफनाने ले जा रहे हैं। औरंगजेब ने कहा कि इसे इतनी नीचे दफनाना जो दोबारा ये कभी जन्म ना ले सके, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें फारुखसियार की, हम बात करते हैं फारुखसियार के समय चित्रकला का दोबारा चित्रकला को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो दर्जा जहांगीर के समय था वो नहीं मिल पाता। तो दोस्तों जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभामंडल का जो प्रयोग किया था वो भी जहांगीर ने किया था। और मानव चित्र जो सबसे ज्यादा जो बनाए जाते हैं वो जहांगीर के शासनकाल में ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था मुगल चित्रकला। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।